हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का, चाहे वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की कर रहे हो, दोनों के एग्ज़ाम जो हैं बिल्कुल नज़दीक हैं। दोनों में भी खास कुछ टाइम यहाँ पर बचा नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आप लेकर के चलेंगे तो 40 से 45 दिन के अंदर दोनों एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू हो जाने हैं। बाकी जीडी वालों के लिए तो ये है कि आपका एग्ज़ाम पहले पड़ता है या बाद में, उस हिसाब से आपको और थोड़ा टाइम मिल जाएगा देखने का। लेकिन यहाँ पर आप 40 से 45 दिन ही लेकर के चलेंगे। और जैसा कि हम दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, या आप इस तरह से समझिए कि अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप इस तरह से देखिए कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, क्या ये क्वेश्चन आपको पता है उससे संबंधित, तो आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा कि हर रोज़ आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, तो शुरुआत करते हैं उसकी। बस उससे पहले आपको वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, जो लोग यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि खजुराहो किस राज्य में स्थित है। देखिए खजुराहो के क्या हैं, मंदिर हैं, और ये कहाँ पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो स्थित है आपके जो बने हुए हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर यहाँ पर बात करें कि कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका निर्माण भी कई बार पूछा जाता है कि किस वंश ने जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये चंदेल वंश के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि 1050 ईस्वी के टाइम पर आपका कराया गया था। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। यूनेस्को क्या होता है कि ये जो हमारे स्मारक होते हैं उनको अपने में शामिल कर लेता है। तो इसको जो यूनेस्को में शामिल किया गया था, यानी कि विरासत के तौर पर 1986 में। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कब शामिल किया गया। तो 1986 में। और अब तक कुल जो 40 स्मारक हैं भारत के अंदर, उनको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। और इसकी बात करें, छतरपुर में आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी हुई थी। देखिए देवपुत्र की उपाधि की बात करें तो ये करी गई थी कनिष्क के द्वारा, यानी कि कनिष्क ने जो है देवपुत्र की उपाधि धारण करी हुई थी। और अगर कनिष्क की बात करें तो इनका जो संबंध रहा हुआ था वो रहा हुआ था कुषाण वंश से, यानी कि इनका कुषाण वंश से ये है संबंधित रहे हुए थे। और कनिष्क जो थे, कनिष्क के देवपुत्र शाह ने शाही की उपाधि धारण करी हुई थी। और अगर इसकी बात करें कि कुषाण वंश की स्थापना किसने करी हुई थी, कई बार पूछ देते हैं, तो कुजुल कटफिशिस जो है, यानी कि कुजुल कटफिशिस जो है यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा, जिसने की स्थापना करी हुई थी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, कुषाण वंश की स्थापना आपका जैसा कि बताया कि कुजुल कटफिशिस के द्वारा करी गई थी। और कुषाण वंश के जो है दूसरे राजा वेमा कटफिशिस थे, जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए हुए थे। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तो वो किए गए थे कटफिशिस के द्वारा, यानी कि कुषाण वंश में। और सबसे जो प्रसिद्ध कुषाण शासक रहा हुआ था, ये यहाँ पर कनिष्क ही रहा हुआ था, जो कि सबसे प्रसिद्ध था। इसका जो टाइम पीरियड था, यानी कि शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर के 1001 तक इसका यहाँ पर चलता है। इसे ही दूसरे अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि दूसरा अशोक कौन है, तो वो कहा जाता है कनिष्क को। और 78 ईस्वी में जो है शक युग की भी शुरुआत करी हुई थी। और जो बौद्ध संगीति हुई थी, आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, उसकी जो आयोजन है कश्मीर के कुंडल वन में जो करवाया गया था, उसकी जो अध्यक्षता है वो भी कनिष्क के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि जयपुर का हवा महल किसने बनवाया। देखिए जयपुर की अगर हवा महल की बात करें तो जयपुर के जो राजा रहा हुआ था सवाई प्रताप सिंह खेतड़ी, इन्होंने क्या किया था कि झुंझुनू से, यानी कि जो खेतड़ी महल रहा हुआ था, जो जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह, तो इन्होंने खेतड़ी महल से इंस्पायर होकर, यानी कि प्रेरित होकर 1799 में क्या है कि जयपुर में भव्य इमारत बनवाया, जिसका नाम दिया गया था यहाँ पर आपका हवा महल। तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए, और बनाया गया है राजा सवाई प्रताप सिंह के। और जिन्होंने अगर बात करें प्रेरणा ली हुई थी खेतड़ी में, आपका खेतड़ी महल है जो झुंझुनू का, वहाँ से ली गई थी। और इसके साथ साथ वास्तुकार बात करें तो लालचंद जो उस्ताद रहे हुए थे, वो इसके डिज़ाइन, यानी कि बात करें वास्तुकार जिसको बोलते हैं, रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन थे? देखिए सारी अपडेट आपको जो भी होती हैं, आपके रिजल्ट आता है, कोई भी आपका पीडीएफ देना होता है, तो सारा कुछ हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो दोनों जो आपके लिंक दिए हुए हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और उनसे जुड़ जाना है। तो एल्बर्ट बिल की बात करी गई थी, तो एल्बर्ट बिल के समय जो वायसराय रहे हुए थे वो थे यहाँ पर लॉर्ड रिपन, और 1883 में जो वायसराय रिपन काल के दौरान ही एल्बर्ट बिल लाया गया था। तो ये 1883 में आया हुआ था और 25 जनवरी 1884 को इसको पारित किया गया था। इस बिल में क्या था कि इसके द्वारा जो भारतीय न्यायाधीशों थी को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिसमें कि यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। यानी कि जो भारतीय न्यायाधीश होते थे वो केवल भारतीयों के लिए ये थे, यानी कि भारतीय लोगों के जो मुकदमे होते थे उनको सुनते थे। लेकिन एल्बर्ट बिल में क्या किया गया कि इनको उन लोगों के भी सुनवाई करने का मौका मिला, केसों की यानी कि मुकदमों की, जो यूरोपीय लोग होते थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है, किस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है? तो ये अनुच्छेद 30A को दिया जाता है, यानी कि जो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 29 और जो 30 होते हैं ये शैक्षिक और सांस्कृतिक से संबंधित जो होते हैं आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और जो मौलिक अधिकार है वो सारे के सारे दिए गए हैं भाग 3 में, जो कि 12 से आपके लेकर के 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये भी जो आपका यहाँ पर अनुच्छेद 30 है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट आपके से खिलाड़ियों की संख्या कई बार पूछ लेते हैं अमूमन तौर पर। तो बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसकी बात करें तो आंसर 5 हो जाएगा, यानी कि बास्केटबॉल में आपके 5 होते हैं। यही अगर आपकी बात करी जाए क्रिकेट या हॉकी में तो उनकी संख्या 11 हो जाती है, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि मर्डेका कप की यहाँ पर बात करी गई है कि इसका जो संबंध है वो किस खेल से है। तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आपसे ISL पूछ लिया जाए यानी कि इंडियन सुपर लीग पूछ लिया जाए, वो भी फुटबॉल से संबंधित होता है। IPL अगर आपसे इंडियन प्रीमियर लीग पूछ लिया जाए तो वो संबंधित होता है क्रिकेट से। तो वर्ल्ड कप जो है ये टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। भारत का आपका कप नहीं है वर्ल्ड कप, मलेशिया का है। और वाकर कप हो गया, राइडर कप हो गया, ये आपके गोल्फ मेन के लिए होता है। और सोलहेम कप की बात करें तो ये गोल्फ के लिए होता है लेकिन वोमेन के लिए होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपकी ये कुछ हैं यहाँ पर और कप, जैसे कि आपका एशेज टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप ये क्रिकेट है। देखिए क्रिकेट आपका 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो पहला क्रिकेट खेला गया था, पहला क्रिकेट 1975 में वर्ल्ड कप वाला, तो उसमें जो है इसे प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप का नाम दिया गया था। पहले इसे ICC मेंस वर्ल्ड कप नहीं कहा जाता था। उसके प्रूडेंशियल कप के बाद 2-3 वर्ल्ड कप में इसका नाम आपका रहा हुआ था, रिलायंस वर्ल्ड कप रखा गया। तो ये आपका ICC वर्ल्ड कप 1984 यानी कि भारत के जीतने के बाद से ये आपका 3-4 वर्ल्ड कप के बाद ही शुरू हुआ था, जो कि अभी तक चला आ रहा है। कोलंबो कप होता है, ये फुटबॉल होता है जो कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार यानी कि समझ सकते हैं कि जो एशियाई देश हैं उनके बीच में खेला जाता है। कॉर्बिलोन कप की बात करें तो ये विश्व टेबल टेनिस से संबंधित होता है, जो कि महिला कप के अंतर्गत आता है। डेविस कप तो सभी को पता ही होगा कि ये टेनिस से संबंधित है और स्पेशली पुरुष से संबंधित होता है। लॉर्ड यहाँ पर डर्बी कप की बात करें तो ये रग्बी से हो जाएगा। बिली जीन किंग कप की बात करें तो ये टेनिस में महिलाओं से संबंधित, और होलकर ट्रॉफी की बात करें तो ये ब्रिज खेल से संबंधित यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जैसे जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब करी गई हुई थी। देखिए पहली बार अगर जनगणना की बात करें तो ये करी गई थी 1872 में, और ये लॉर्ड मेयो के काल में करी गई थी। कई बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, 1872 में हुई थी आपकी जनगणना जो है पहली। और इसमें जो इसके बाद जो नियमित तौर पर जनगणना शुरू हुई थी, अगर नियमित तौर पर बात करें आपके आधिकारिक तौर पर जिसको बोलते हैं, वो 1881 में शुरू हुई थी। और आज़ादी के बाद से अब तक की अगर बात करें
तो ये 7वें नंबर की जनगणना है। और कुल आपकी पूछेगी आज़ादी से पहले से अब तक की कौन सी जनगणना हो चुकी, तो ये फिर 15वें नंबर की हो जाती है, 2011 वाली जनगणना। यानी 2011 की जो जनगणना थी वो 15वें नंबर की थी आपकी, जब 1881 से जोड़ेंगे। बाकी 1947 के बाद से, यानी कि देश की अगर आज़ादी के बाद से बात करें तो 7वें नंबर की रही हुई थी 2011 की जनगणना। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय दर्शन का भाग नहीं। देखिए भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो जो आस्तिक ये दर्शन वेद के समर्थक रहे हुए थे, इसमें 6 विध थे, जो कि न्याय होता था, वैशेषिक होता था, सांख्य योग होता था, मीमांसा और वेदांत होते थे। नास्तिक दर्शन वेद के निंदक थे, जो कि निम्न में से चारवाक थे, जैन थे और बौद्ध यहाँ पर रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, ये किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पर 1907 में क्या है आपका हुआ था। 7 में अध्यक्ष की बात करें तो जो रास बिहारी बोस हैं वो अध्यक्ष थे इस समय, और इनके अध्यक्षता में ही 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बंटवारा हो जाता है। और जा कर के 1916 में, यानी कि लखनऊ में जब होता है यही सम्मेलन, यानी कि अधिवेशन जो था कांग्रेस का, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में फिर से जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। तो इसे सूरत विभाजन में कहा जाता है। और इसके बाद क्या है, 1907 में डॉक्टर जो रास बिहारी घोष जो रहे हुए थे, यहाँ पर रहे हुए थे इसके अध्यक्ष, और अंबिका चरण मजूमदार जब थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तब दोनों में सुलह हो गई थी। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 किस महीने में आयोजित हुआ था। देखिए शीतकालीन जो आपका ओलंपिक पूछा गया, ये आयोजित हुआ था फरवरी में, और ये आयोजन इसका किया गया था बीजिंग में। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक को यानी कि आयोजित कराने वाला शहर कौन सा बना है, तो वो बीजिंग बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर शीतकालीन भी हो गया है। बाकी यहाँ से जो खिलाड़ी शामिल हुए थे भारत के तौर से, एक खिलाड़ी सिर्फ शामिल हुए थे जम्मू कश्मीर के आरिफ, जिन्होंने कोई पदक नहीं जीता हुआ था। तो ये यहाँ पर आपका 4 फरवरी से 20 फरवरी जो है 2022 तक चला हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, 76वें स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था। देखिए 76वां आपसे स्वतंत्रता दिवस पूछा गया है, यानी कि आपके 75 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 75 साल जो है पूरे हो चुके, और 76वां मनाया गया आपका 2022 में। 1956 में आपका 10वां हो गया, 1966 में 20वां, इसी तरह से 2016 में आपका 17वां, और 2021 में 75वां, और इसी हिसाब से आपका 2022 में जो है 76वां स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया गया था, जब आपका 1947 से जोड़ेंगे, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। उसके बाद से हर आपका प्रत्येक जो साल होता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व की भारत की बात करें तो ये 382 रहा हुआ था, यानी कि 382 है जो जनसंख्या घनत्व था भारत का। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना। और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का आता है, तो सबसे अधिक जो आता है राज्यों में बिहार का आता है, और सबसे जो कम आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश का, यानी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी गई तो ये करी गई राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और 1828 में इसकी स्थापना करी गई थी। और 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। 1875 में हुई थी यहाँ पर स्थापना जो है आर्य समाज की दयानंद सरस्वती के द्वारा। और 1873 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है। देखिए 23 और 24 की बात करें तो ये भी आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आएगा, और बता चुके हैं कि मौलिक अधिकार भारत के भाग 3 में दिए गए। और भाग 3 कोई कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो संविधान का भाग 3 ही कहलाता है। तो ये जो 23 और 24 अनुच्छेद हैं ये क्या होते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित होते हैं, यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उससे संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है,
और यहाँ पर बात करें 24 की, तो ये क्या हो करता है कि कारखाने वगैरह जो हैं वहाँ पर जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं रखा जा सकता है। तो ये कुछ थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे आप लोग कमेंट करके बताया करिए। लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर हम एक छोटी सी क्लास करवा रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको देख करके आइडिया ले सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो लोग नए होंगे, जो लोग अभी अभी जुड़ रहे होंगे, तो सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेंगी, जिनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम।